वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीपीएससी 2023 प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर करंट अफेयर अप्रैल मंथ का 2 से 3 दिवस पहले अपलोड हो रहा है। तो अप्रैल माह 2023 के अंतिम 2 से 3 दिवस का जो करंट अफेयर बच जाएगा उसको हम लोग कवर कर लेंगे। मई मंथ के करंट अफेयर में यूपीपीएससी 2023 प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं सभी अभ्यर्थियों को स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको जानकारी दे दी जाए कि 2024 की तैयारी हेतु बिल्कुल शुरुआत से हमारा पेड बैच शुरू हो चुका है। आप 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी 1 वर्ष पूर्व पूरा फाउंडेशन बना करके कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट देख लेते हैं अप्रैल मंथ के। अप्रैल मंथ 2023 में एग्रीमेंट सबसे पहले टिम कुक की यात्रा। टिम कुक यहाँ पे आए थे, एप्पल के सीईओ मुंबई आए थे। तो यहाँ पर भारत के सबसे पहले एप्पल स्टोर को खोला गया है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, BKC में, मुंबई में जो है भारत का पहला एप्पल स्टोर खोला गया है। बाद में दिल्ली के साकेत नगर में भी ये दूसरा तुरंत शुरू किया गया था। तो भारत का पहला एप्पल स्टोर मुंबई में शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IIT बॉम्बे ने यहाँ पर समझौता किया है जिससे कि एक सुरक्षित टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित किया जा सके जो कि सिक्योर होगा, जिसका मिसयूज नहीं हो सकेगा और जिससे लोग अपने आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट कर सकें। वेदांता का जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ समझौता किया है कि राजस्थान में आप जानते हैं कि बनने वाला है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? जो है अहमदाबाद में है, ठीक है। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा है। जनसंख्या मतलब जो कैपेसिटी आ सकती है, सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूरे विश्व में अहमदाबाद में है, भारत में। और सेकंड पर मेलबर्न में है, ऑस्ट्रेलिया में। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इसको बोलते हैं, MCG, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये सेकंड है। तो ऐसा तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर दर्शक क्षमता के मामले में तीसरा सबसे बड़ा होगा विश्व में, दूसरा सबसे बड़ा होगा भारत में, वो यहाँ पे बनाने वाले हैं। कहाँ पर? चौंप विलेज, जयपुर के पास। इसको श्री अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा और इसके लिए समझौता किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ यहाँ पे समझौता हुआ है। आप जानते हैं कि जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सब में कुछ ना कुछ सीमा विवाद रहा है जो कि वर्षों पुराना है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। मार्च मंथ 2022 में असम मेघालय के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के बीच अमित शाह जी की प्रेजेंस में। अप्रैल 2023 में एग्रीमेंट साइन किया गया है असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच 20 अप्रैल को। और ये लेन देन पर आधारित है, मतलब कुछ जो गांव थे अरुणाचल प्रदेश के असम में जा रहे थे, असम जो है उन पर जो है दिखाता था अपना अधिकार, वो छोड़ा है असम ने। जो अरुणाचल प्रदेश जो कुछ असम के गाँव को अपने में दिखाता था, तो एक तरीके से दोनों ने अपने सीमा विवाद को हल करने का काम किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, प्रोजेक्ट टाइगर ने इस साल अपने 50 वर्ष पूरे किए गए हैं। 1973 में शुरू किया गया था, तो 2023 में 50 वर्ष इसके पूरे हुए हैं। लेटेस्ट टाइगर सेंसस भी आया था जिसका वीडियो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इस वीडियो में भी इसकी कुछ ब्रीफ बताएंगे आपको। 50 वर्ष पूरे होने पर कर्नाटक के मैसूर में 9 अप्रैल 2023 को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसमें जितने भी 7 बिग कैट प्रजातियां हैं जैसे कि जैगुआर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, बाघ, हाथी, चीता, प्यूमा, तो इनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है। नेपाल जो है बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य राष्ट्र बना है। उसके बाद एग्रीमेंट यहाँ पे सऊदी अरब और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ। SCO ने भागीदार राष्ट्र बनाया है सऊदी अरब को। तो SCO में अगर किसी भी स्टेट को मेंबरशिप चाहिए, किसी भी कंट्री को, तो उनको पहले डायलॉग पार्टनर बनना पड़ता है। तो इस तरीके से सऊदी अरब अब SCO का डायलॉग पार्टनर बना है। ऐसा हो सकता है 2-3 साल बाद हमको सऊदी अरब SCO में शामिल होता हुआ देखने को मिले। अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट सबसे पहले भारत एज अ कंट्री के रूप में मेंबर बना है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन का। इससे पूर्व 2004 में भारत इस आयोग का सदस्य चुना गया था। भारत को सदस्यता मिली है 4 वर्षों के लिए और भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है। रिचर्ड वर्मा जो कि इंडियन अमेरिकन है, प्रबंधन और संसाधन राज्य के उप सचिव नियुक्त किए गए हैं, यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मैनेजमेंट रिसोर्सेस अमेरिका में। ये पद जो है आमतौर पर जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है US गवर्नमेंट के अंतर्गत, उसका एक CEO के तौर पर ये पद देखा जाता है। तो मतलब एक बड़ा पद मिला है रिचर्ड वर्मा को। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, ये अबू धाबी के क्राउन प्रिंस बन गए हैं। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद। लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन, ये भारतीय मूल की सिख महिला है, असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस बनी है कनेक्टिकट में। कनेक्टिकट जो कि US स्टेट है, उसमें जो है असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस बनी है और पहली एशियन हैं जिनको ये पद दिया गया है और पहली भारतीय हैं। अमित क्षत्रिय यानी कि भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति, अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर अमित क्षत्रिय को नासा के जो
नया मिशन है मून टू मार्स मिशन। नासा का जो नया मिशन है चंद्र से मंगल या फिर मून टू मार्स मिशन प्रोग्राम, इसका हेड बनाया गया है अमित शक्त्री को। मिगेल डियाज कैनल ये सेकंड टर्म प्रेसिडेंट बने हैं क्यूबा के, और मतलब दोबारा ये राष्ट्रपति बनेंगे सेकंड कार्यकाल के लिए। अजय सिंह एसोचैम के प्रेसिडेंट बने हैं, यानी एसोचैम के अध्यक्ष। अंजलि शर्मा भारत की पहली लड़की जिसने लुंचारी पहनकर, लुंचारी ट्रेडिशनल ड्रेस है हिमाचल प्रदेश में जो गद्दी ट्राइब पहनती है, तो हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक पहनकर माउंट किलिमंजारो को फतेह करने का काम किया है। और इनको लॉन्च किया था हमारे युवा मामलों के मंत्री ने, तो इस चर्चा में आई थी। तो इंडिया फर्स्ट गर्ल टू कॉन्कर माउंट किलिमंजारो वियरिंग अ लुंचारी, दैट इज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि गद्दी जनजाति की महिलाएं पहनती हैं। नीली बेंदेपुड़ी एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज टास्क फोर्स की जो 5 अध्यक्षों की टीम बनी है उनमें से एक है नीली बेंदेपुड़ी। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं हम लोग। एशियन चेस एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए थे, तो मैन ऑफ द ईयर ये एम.के. स्टालिन को इन्होंने बनाया है, चेस को प्रमोट करने के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जो। प्लेयर ऑफ द ईयर डोमराजू कुकेश या डी कुकेश, ये भारत से। सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी लियोन ल्यूक मेडोंका भारत से। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी आर इलमपर्ती भारत से। इतने अवार्ड ध्यान रखना काफ़ी है। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ये बड़ा जरूरी है। ये स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के सहयोग से ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल। ये मिला है प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो को, जो कि हाइड्रोलॉजिस्ट हैं इटली से। इसको कहा जाता है नोबेल प्राइज ऑफ वाटर। स्टार स्पोर्ट्स आईपीएल इनक्रेडिबल अवार्ड्स 2023, सर्वश्रेष्ठ कप्तान इन्होंने रोहित शर्मा को चुना है। सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन चुना एबी डिविलियर्स को। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। मिनी रत्न श्रेणी का स्टेटस यहाँ पे मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, कई बार ये सब के हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। आगे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड, यानी एक दशक के सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन का अवार्ड ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा मिला है कुमार मंगलम बिरला को। आदित्य बिरला समूह के जो हेड हैं कुमार मंगलम बिरला। सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इंटरनेशनल प्राइज स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन के द्वारा ये मिला है C.R. राव को, जो प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी मैथमेटिशियन है C.R. राव। वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल कांग्रेस जो कि होगी जुलाई 2023 में, वहाँ पे अवार्ड इनको प्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद 59वां फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता हर साल होती है। इस साल की विजेता रही हैं नंदिनी गुप्ता, जो कि कोटा राजस्थान से हैं नंदिनी गुप्ता, और फर्स्ट रनर अप हैं श्रेया पुंजा दिल्ली से। अब जो मिस इंडिया बन चुकी हैं वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। इसके बाद 12वां फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अभय सोई है। जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड ईशा अंबानी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनिल मणिभाई नायक को। तो ये 2 अवार्ड ध्यान रख सकते हैं, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये ज़्यादा जरूरी है। फोर्ब्स इंडिया के द्वारा ये दिया गया था। मैल्कम अधिशेषिया अवार्ड, ये मैल्कम एंड एलिजाबेथ अधिशेषिया ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ये मिला है इस साल उत्साह पटनायक को। मराठा उद्योग रत्न अवार्ड ये नीलेश सांबरे को मिला है मराठा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एंड गाइडेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये कोई बहुत जरूरी अवार्ड नहीं है, आप इसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड आलिया मीर को मिला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इनको ये अवार्ड दिया था। सितारा इम्तियाज अवार्ड, ये पाकिस्तान का 3रा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। पाकिस्तान की सरकार ने दिया है वहाँ के क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम को। प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मिला है ये इनोवेशन सेंट्रल कैटेगरी में। सिविल सर्विसेज डे के दिन ये अवार्ड अनाउंस किया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मान ये राज सुब्रमण्यम को मिला है। निवासी केरल के तिरुवनंतपुरम के हैं, लेकिन ये सिटीजनशिप अमेरिका के लिए हुए हैं। इनको प्रवासी भारतीय सम्मान तरनजीत सिंह सिंधु ने दिया था। तरनजीत सिंह संधू जो इस समय हमारे एम्बेसडर हैं अमेरिका के लिए, उनके द्वारा अवार्ड प्रेजेंट किया गया था। दिस अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कन्फर्ड बाय इंडिया ऑन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इंडियन डायस्पोरा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन डायस्पोरा को दिए जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है प्रवासी भारतीय सम्मान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है कर्नाटक राज्य को। ठीक है, कर्नाटक को। ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, ये व्लादिमीर जेलेंस्की प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, इनको पोलैंड की सरकार के द्वारा दिया गया था। पोलैंड की सरकार हो गई और बाकी कई अन्य सरकारें कह सकते हैं मदद कर रही हैं यूक्रेन को रशिया वाले वॉर में। इंडियन एयरफोर्स गैलेंट्री अवार्ड या फिर वीरता पुरस्कार ये मिला है दीपिका मिश्रा को, जो कि विंग कमांडर हैं राजस्थान में, और इनको ये पुरस्कार मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान अपने अदम्य साहस दिखाने के लिए मिला है। वायुसेना गैलेंट्री मेडल। संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार ये सोनम वांगचुक को मिला है, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और सोशल डेवलपमेंट रिफॉर्मिस्ट भी हैं।
बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड ये त्रिपुरा को मिला था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से। वहाँ पर जो ई प्रोक्योरमेंट चलता है त्रिपुरा में, उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। पांचवा हॉकी इंडिया का वार्षिक पुरस्कार आ गए हैं राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा। वैसे तो इसमें करीब 17 अवार्ड्स होते हैं, लेकिन जरूरी है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया, गोलकीपर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बलबीर सिंह, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गुरबख्श सिंह। ये हॉकी प्लेयर्स को दिए जाने वाले टॉप अवार्ड्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहला तो हमारे पीएम जी को मिला था लास्ट ईयर। इस सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, ये मिला है सेकंड आशा भोसले को 2023 में। 2022 वाला मिला था पीएम मोदी जी को। बुक्स एंड ऑथर में 2 ही बुक इंपॉर्टेंट लगी इस महीने जो आपको बता रहे हैं। वॉर एंड वुमेन, इसके लेखक हैं डॉक्टर एम ए हसन। तो 1971 में जो मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा जो यौन शोषण किए गए थे, यातनाएं दी गई थी, हत्याएं की गई थी वहाँ बांग्लादेश की महिलाओं की, तो उसके बारे में है अब वॉर एंड विमेन। और सचिन @ सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, सचिन इस साल 50 वर्ष के हो गए, तो उन पर किताब लिखी है बोरिया मजूमदार ने, जो कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। फर्स्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस डे ये 28 मार्च को मनाया जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे ये 2023 में पहली बार इसको मनाया गया है, 30 मार्च को होता है, ध्यान रखिएगा। इस दिवस को मनाने के लिए जो प्रस्ताव मूव किया गया था वो 105 देशों ने मूव किया था और टर्की ने मूव किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं भाई कि पहला अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्ट डे मनाने के लिए प्रस्ताव किसने फॉरवर्ड किया था? टर्की ने, और 105 अन्य देशों ने समर्थन किया था इसका। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस SDG 11 SDG 12 को दृढ़ता प्रदान करता है। जल्दी से बताइए कमेंट करके SDG 11-12 क्या है। SDG डाटा होना चाहिए यूपीपीएससी के, अगर आप छात्र हैं तो SDG याद होना चाहिए आपको। भारत ने भी यहाँ पर इनिशिएटिव लिया था इस दिवस। आवास एवं शहरी कार्य मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि 24 अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। राजस्थान फाउंडेशन डे ये 30 मार्च को होता है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये 31 मार्च को। उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को होता है, जब बिहार ओडिशा को बिहार अलग किया गया था, ओडिशा अलग किया गया था 1 अप्रैल 1936 में। हालांकि बिहार अपना दिवस 1936 से नहीं बनाता, बिहार दिवस अपना तब बनाता है जब बिहार ओडिशा को बंगाल प्रेसिडेंसी से सेपरेट किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को होता है। 1 अप्रैल 1935 को RBI इस्टेब्लिश हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। इसके बाद वर्ल्ड ऑटिज्म डे ये 2 अप्रैल को होता है। डायमंड जुबली यहाँ पर CBI की बनाई गई थी, पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में भाग लिया था और इसमें शिलांग, पुणे और नागपुर में CBI के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी किया था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइन्स अवेयरनेस डे, माइन एक्शन कैन नॉट वेट, 4 अप्रैल को होता है। 60वां नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को होता है। अमृतकालीन शिपिंग इसकी थीम है। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस यानी कि अंतरात्मा दिवस, शांति की संस्कृति का निर्माण इसकी थीम थी। बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस। 43rd फाउंडेशन डे ऑफ भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को, बीजेपी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम थी। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है पार्किंसंस डे 11 अप्रैल को। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को। वर्ल्ड शागास डिसीज डे ये 14 अप्रैल को। भीमराव अंबेडकर जयंती ये भी 14 अप्रैल को। इस अवसर पर नई दिल्ली से एक विशेष पर्यटक ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन शुरू की गई है। अंबेडकर सर्किट का दौरा करने वाली है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। इसको फ्लैग ऑफ किया गया था। हिमाचल दिवस ये 15 अप्रैल को होता है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। वर्ल्ड आर्ट डे ये 15 अप्रैल को होता है। लियोनार्डो डा विंची का जन्म दिवस इस दिन होता है। वॉइस डे होता है 16 अप्रैल को। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे होता है 17 अप्रैल को। हेरिटेज डे होता है 18 अप्रैल को। इंडियन हेरिटेज यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर स्टैब्लिश की जाएगी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वर्ल्ड लीवर डे होता है 19 अप्रैल को। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को होता है। सिविल सेवा दिवस मनाने के लिए चुना गया था 1947 में, जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया था। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, इस बार इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। वर्ल्ड इंग्लिश डे होता है 23 अप्रैल को। उसके बाद वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट दिवस ये 24 अप्रैल को होता है। इंडिजिनस लैंग्वेजेस इसकी थीम थी। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को होता है, बताने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले जो है 2010 में इसको मनाने की घोषणा की गई थी। 24 अप्रैल 1993 को ही वो ऐतिहासिक दिन है जब संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 वाला लागू हुआ था।
प्रधानमंत्री जी ने समावेशी विकास की विषय वस्तु के अंतर्गत मध्य प्रदेश के रीवा से 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दौरान 9 अभियानों का शुभारंभ किया था। इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस 24 अप्रैल को, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 से 30 अप्रैल को, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। बाकी जो दिवस बच रहे हैं, बाकी 5, ये हम मई मंथ में कराएंगे। आ जाते हैं डिफेंस पर। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज बताने की जरूरत है नहीं, इंडिया और श्रीलंका करते हैं और ये नेवी की एक्सरसाइज है और कोलंबो में हुई थी। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच, कवच जो है ये तीनों हमारी सर्विसेज करती हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, और आपस में अपनी कह सकते हैं कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करती हैं। दूसरा कोई देश इसमें शामिल होता नहीं है। ये हुआ था अंडमान और निकोबार में। इंडिया और अमेरिका की एक्सरसाइज हुई थी पानागढ़, कलाईकुंडा और आगरा एयरफोर्स स्टेशन में। इसका नाम था कोप इंडिया, कोप इंडिया। ओरियन वार गेम वायु अभ्यास, ओरियन वार गेम्स ये फ्रांस में जो है होने हैं। 17 अप्रैल से 5 मई तक ये चलने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास होता है। तो ओरियन वार गेम्स का होस्ट कौन कंट्री होता है? फ्रांस, ये पूछ सकते हैं। इनकोइस या इन्यूकोस ये जो है एंड्राविडा एयरबेस ग्रीस में हुई थी और इसमें भारतीय वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। एनुअल ये साइबर डिफेंस एक्सरसाइज होती है, ये कोई मतलब हथियारों से नहीं होती, इसमें साइबर एक्सपर्ट्स भाग लेते हैं और कंपटीशन होता है। तो साइबर शील्ड्स एक्सरसाइज का जो है मोस्ट इफेक्टिव टीम कौन रही थी? ये स्वीडन आइसलैंड की ज्वाइंट टीम रही थी। ठीक है, लॉक्ड शील्ड की सबसे इफेक्टिव टीम रही थी स्वीडन आइसलैंड की ज्वाइंट टीम। इसके बाद ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स, ये यूके ने अनाउंस किया है। ये बेसिकली एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान है। इसका उद्देश्य है यूक्रेन की क्षमताओं को बढ़ाना और यूक्रेन के सैनिकों और सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित करना, जिससे ऑब्वियस सी बात है वो रशिया से जो है मुकाबला कर सकें। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, नीदरलैंड इसमें शामिल होंगे ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स में। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेन करना। टेस्टिंग ऑफ 270 मॉस्किट या मॉस्कीटो मिसाइल, तो मॉस्किट या फिर मॉस्कीटो मिसाइल सी ऑफ जापान में लॉन्च किया गया था। हालांकि जापान की मिसाइल नहीं है, रशिया की मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। मॉस्कीटो मिसाइल जो है सी ऑफ जापान में किसने लॉन्च किया है? रशिया ने, ये ध्यान रखिएगा। आगे है लॉइटरिंग म्यूनिशंस नागास्त्र 1, सुसाइड ड्रोन ये बेसिकली बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि उड़ते हुए जमीन पर बैठ करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। ये है लॉइटरिंग म्यूनिशन इसको कहा जाता है। इसका नाम है नागास्त्र। नागास्त्र बेसिकली क्या है? एक सुसाइड ड्रोन है। तो इसका उद्देश्य यही है कि 450 मीटर की उड़ान भरकर सीधे दुश्मन के टैंक, बंकर और जो है वाहनों या फिर सैन्य समूहों पर घातक हमला कर सकता है। ड्रोन फट जाएगा मतलब, तो इसी वजह से इसको सुसाइड ड्रोन कहा गया। ये पूरी तरीके से भारतीय कंपनियों ने बनाया है। ठीक है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट LCA तेजस, इसने देश के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर पहली लैंडिंग की थी। तो ये थोड़ा सा आइकॉनिक मोमेंट था, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाजों का हुआ था अंतिसरान्ना नाम की जो मतलब कैसे कह सकते हैं जगह है, अंतिसरान्ना पोर्ट मदागास्कर में। तो भारतीय नौसेना का ये प्रशिक्षण स्क्वाड्रन था। इसमें कौन कौन शामिल है? जैसे INS तीर, ICGS सारथी, ये जहाज लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती के भाग के रूप में पोर्ट एंटिसिरनाना मदागास्कर गए थे। तो मदागास्कर कौन कौन से हमारे जहाज गए थे? INS तीर और ICGS सारथी। एंटी सबमरीन रॉकेट टेस्ट ये INS चेन्नई पर किया था। DRDO की पुणे स्थित आयुध संस्थान और प्रयोगशाला ने जो है एक एंटी सबमरीन रॉकेट का परीक्षण जो है INS चेन्नई से किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो भारतीय वायुसेना का ये पहला एंटी सबमरीन रॉकेट टेस्ट था, ये हुआ था INS चेन्नई से। यूनाइटेड किंगडम द्वारा यूक्रेन के हथियारों की आपूर्ति घोषणा की गई थी, तो यूके यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रशिया ने अनाउंस किया था कि वो स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वीपन्स अपने डिप्लॉय करेंगे बेलारूस में। तो ये सब जियो पॉलिटिक्स चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, कोई कंट्री जो है यूक्रेन को सपोर्ट देने की बात कर रहा है, तो रशिया जो है वहीं अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है नेबरिंग कंट्रीज़ में, जैसे बेलारूस में। ऑपरेशन कावेरी ये बड़ा जरूरी है। सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है उसमें फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। ये रनिंग ऑपरेशन है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है INS सुमेधा पोर्ट सूडान पहुंचा था और 500 भारतीयों को वहां से लाया गया था और लगातार ऑपरेशन के भाग यहाँ पे चल रहे हैं। सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है। तो देखते हैं वहाँ पे कौन जीतता है। हमारे लोग यहाँ पर आ जाने चाहिए वापस। फर्स्ट बैच जो अग्निवीरों का ट्रेन होकर के आ गया है, वो उसको INS चिल्का में यहाँ पे बुलाया गया था। पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था INS चिल्का में। तो ध्यान रखिएगा कि अग्निवीरों के पहले जत्थे की पासिंग आउट परेड कहाँ पे हुई थी? INS चिल्का नामक जहाज में। तुर्की नौसेना का अपना पहला विमान वाहक पोत जारी कर दिया है। इसका नाम है TCG अनादोलू, TCG अनादोलू इसका नाम है।
ये किसका विमान है? विमानवाहक पोत है, मतलब कुल मिलाकर टर्की का या तुर्की का। अल्जीरियस जो कि अल्जीरिया की राजधानी है, इसमें आईएनएस सुमेधा की बंदरगाह यात्रा हुई थी। तो ये कभी-कभी पूछ लेते हैं कि हमारा जहाज़ कहाँ गया था। तो 26 मार्च 2023 को ऑपरेशन टर्न अराउंड के लिए आईएनएस सुमेधा गया था अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है सुखोई 30 की विमान की में उड़ान भरी थी तेजपुर वायुसेना स्टेशन असम से। तो ये काफ़ी तस्वीरें आई थी, तो हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट, जैसे सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में तेजपुर से उड़ान भरी थी हमारे प्रेसिडेंट जी ने। और इस जो एयरक्राफ्ट को उड़ाया था ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने। प्रेसिडेंट मुर्मू कुल मिलाकर देश की 3rd प्रेसिडेंट हैं और 2nd विमेन प्रेसिडेंट है जिन्होंने ऐसी उड़ान भरी है। इससे पहले कौन थी? ऑब्वियसली प्रतिभा पाटिल। साइंस एंड टेक में आ जाते हैं। व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है, जिससे माता पिता से बिछड़े हुए बच्चों को मिलाया जा सके। तो कुल मिलाकर टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सपोर्ट टू चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इन दिल्ली। इसके बाद एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन। एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन जो है अमेरिका और अन्य 10 राष्ट्रों ने किया है। वो कह रहे हैं कि जो स्पाईवेयर चीज़ें बिकती रहती हैं उनके देश में, वो कम करेंगे। ठीक है, कौन कौन से देशों ने अपनाया इसको? ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, कोस्टारिका ने, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब ने। भारत ने नहीं अपनाया इसको, ना ही किसी मेजर एशियन कंट्री ने, ये ध्यान रखिएगा। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये इसका निर्माण हो रहा है बेंगलुरु में। और देश में 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स बनाने का इस समय टेक्नोलॉजी किसके पास है? लार्सन एंड ट्यूब्रो के पास है, तो वही लोग इसको बना रहे हैं। तो देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कहाँ पे बन रहा है? बेंगलुरु में, कर्नाटक में। कई बार जो है आपको शहर का नाम नहीं देते हैं, सीधे स्टेट का नाम पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो हो सकता है बेंगलुरु ना दिया हो, कर्नाटक दिया हो ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा। इजराइल ने एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है, ओफेक 13। ओफेक सबसे पहले इन्होंने जो है लॉन्च किया था 1990s की शुरुआत में, 1980s के अंत में करीब। और ये ओफेक स्पाई सैटेलाइट का 13वां संस्करण उन्होंने जारी कर दिया इजराइल ने। चंद्र मिशन के लिए नासा के आर्टेमिस 2 अंतरिक्ष दल के यात्रियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। आर्टेमिस 2 में जो नासा के यात्री जाएंगे उनके नाम पब्लिक कर दिए हैं, जैसे कि कमांडर रीड विस्मैन, पायलट विक्टर ग्लोवर जो कि चंद्र मिशन पर प्रथम अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे। मिशन विशेषज्ञ क्रिस्टीना हैमक कोच, ये चंद्र मिशन पर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है। और जेरमी हैंसन इसमें शामिल है। तो 4 लोगों की ये टीम है। तो इसमें फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट फॉर मून मिशन ही चुने गए हैं, विक्टर ग्लोवर। और क्रिस्टीना हैमक कोच ये फर्स्ट विमेन एस्ट्रोनॉट हैं जो कि मून मिशन में जाएंगी नासा में। और जेरमी हैंसन है। हैंसन जो है ये कैनेडियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट हैं, जो कि यूएस और कनाडा के बीच जो एग्रीमेंट है उसके तहत शामिल हुए हैं। विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन नौका या फेरी, वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी, इसकी निर्माण की घोषणा किसने की है? नॉर्वे की कंपनी ने। नॉर्वे की कंपनी नॉरलेट ने कहा है कि उन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड याच MF हाइड्रा को बनाया है। इसमें बैटरी और लिक्विड हाइड्रोजन दोनों का यूज़ किया जा सकता है फ्यूल के रूप में। विश्व की पहली सैंड बैटरी सिस्टम, इसको अनेबल किया है फिनलैंड ने। विश्व का पहला सैंड बैटरी सिस्टम की स्थापना इन्होंने की है। मतलब ये पहले की न्यूज़ है, मैं अभी इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये था नहीं अपने में पहले। तो इस बैटरी की विशेषता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊष्मा को भंडारित करना है। स्पेस सिस्टम्स डिज़ाइन लैब, इसका उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद गुजरात में। ये इन स्पेस ने इसको बनाया है। ठीक है, तो ये स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब ये खुली है अहमदाबाद गुजरात में। फेरी नामक रोबोट ये टेम्पर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सिंहपर्णी बीज जो होते हैं, जो टीनी फ्लाइंग जो आपने देखा होगा, या आपने उड़ते हुए डेंडेलियन सीड्स देखे होंगे, तो ऐसा ही एक रोबोट यहाँ पे बनाया है टेम्पर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने। बहुत छोटा सा टीनी रोबोट है ये। तो टाइनी रोबोट है, जैसे डेंडेलियन के ये मतलब कह सकते हैं रेशे उड़ते रहते हैं हवा में, वैसे रोबोट भी उड़ सकता है। और ये लाइट से एनर्जी का उपयोग करके उड़ेगा। तो फेरी रोबोट इसको नाम दिया गया है। लाइट रिस्पॉन्सिव मटेरियल्स असेंबली पर आधारित है। बहुत छोटा हल्का रोबोट है। अब इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं ये भी नहीं पता चल पाया है। स्पेसएक्स का विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप जो कि उड़ाया गया था टेक्सास से, ये फेल हो गया है। ठीक है, इसको कुछ लोग कह रहे हैं पास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं फेल हो गया है। लेकिन ये लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि लिफ्ट ऑफ के 4 मिनट बाद गल्फ ऑफ मेक्सिको के 30 किलोमीटर ऊपर ये एक्सप्लोड कर गया था। ठीक है, और ये ऑर्बिटल टेस्ट था, स्पेसएक्स का रॉकेट था। एलॉन मस्क ने कहा कि हमको उनको पहले ही उम्मीद नहीं थी इसकी। तो ये था कुल मिलाकर, मतलब ये जो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट था अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया फाइनली। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया नागपुर में, महाराष्ट्र में। स्काईरूट एरोस्पेस जो कि एक निजी रॉकेट निर्माता है भारत में, स्काईरूट एरोस्पेस, इन्होंने बनाया था 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। और ये वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन कहा जा रहा था। इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है नागपुर में।
रीयूजेबल व्हीकल RLV-LEX वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में इसका परीक्षण किया गया था। इसरो ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन सफल हुआ है इनका, और DRDO और इंडियन एयरफोर्स की मदद से इसको पूरा किया गया था। ये कुल मिलाकर रीयूजेबल व्हीकल का टेस्ट हुआ था। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि एक विंग बॉडी को हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया था और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए रिलीज किया गया था। नासा ने अनाउंस किया है कि वो जून से 4 लोगों को स्पेस में, मतलब कुल मिलाकर मार्स में रहने के लिए भेजेंगे, मार्स में समय बिताने के लिए वो भेजेंगे अपने 4 यात्रियों को। तो सबसे पहले मिशन उनका जाएगा जून 2023 में, फिर जाएगा उनका 2025 में, फिर 26 में। तो वो मंगल ग्रह पर लंबे समय तक का मिशन भेजना चाहते हैं कि यात्री वहाँ पर जाएं और अपना एक्सपीरियंस जो है डेवलप करें कि कैसे मार्स में वो सर्वाइव कर सकते हैं। नासा का इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर जो कि चर्चा में रहता है, 50वीं बार उड़ान भरने के साथ ही सबसे ऊंची उड़ान भरने का विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। तो इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर जो है ये नासा के हैं, ध्यान रखिएगा। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक 3D पेपर बनाया है IIT मद्रास ने। उन्होंने कहा है कि इसमें 30 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा कि दूध में अडल्ट्रेशन है कि नहीं है। सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नाव सूर्यांशु लॉन्च की गई। सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट नेम्ड सूर्यांशु हैज बीन लॉन्च्ड। केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन ने सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट बोट बनाई थी, ठीक है। सूर्यांशु इसको नाम दिया गया था। 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती थी, 100 यात्रियों को ये कैरी कर सकती थी। इसको श्रीलंका में बनाया गया था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मर्डर मामले पर बेल दिए जाने के केस की सुनवाई करते समय चैट GPT की मदद ली गई। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोर्ट ने चैट GPT का ओपिनियन भी जानना चाहा। तो जस्टिस अनूप चिटकारा जो है पीठ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, न्यायालय की पीठ को, और इन्होंने बेल दिया जाना चाहिए कि नहीं मर्डर केस में, इसको डिसाइड करने के लिए चैट GPT का ओपिनियन भी यहाँ पे लिया था। पहली बार ऐसा हुआ था देश में कि किसी मतलब न्यायालय में चैट GPT का ओपिनियन बाकायदा देखा गया। केन्या ने अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम टाइफा है, और ये आप लिख के ले लीजिए कि हर एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। टाइफा सैटेलाइट जो है ये केन्या का है, यही इसमें पूछेंगे किस कंट्री का है, तो केन्या का है ये। केन्या का पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है टाइफा 1, जो कि इलॉन मस्क के स्पेसएक्स रॉकेट से लॉन्च किया गया था। मतलब इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के रॉकेट से ये लॉन्च किया गया था। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पहली बार तरल पदार्थों में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की है। अभी तक ऐसा मानते थे कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल सॉलिड्स में और कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस में, जैसे कि क्वार्ट्ज में, जैसे कि टोपाज वगैरह में देखा जा सकता है। लेकिन अब मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो चार्ज उत्पन्न करने की क्षमता है जब किसी मटेरियल पर यांत्रिक तनाव लगाया जाता है, तो वो लिक्विड में भी इन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइंस का डेवलपमेंट है, इसको जरूर आपको शामिल करना चाहिए। तियांगलोंग 2 रॉकेट जो है इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया था चाइनीज़ कंपनी ने। ये चाइना का रॉकेट है तियांगलोंग 2। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक तरल ईंधन वाले रॉकेट को ऑर्बिट में जो है लॉन्च किया गया था। ये पूरी तरीके से लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट था जो कि ऑर्बिट में पहुंच गया। अब प्रोबा 3 मिशन ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और 2024 में भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से इसको लॉन्च करेंगे। इन्होंने कहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा है कि प्रोबा 3 मिशन ये भारत के सहयोग से लॉन्च करेंगे, भारत के PSLV में। जुपिटर का जो IC मून एक्सप्लोरर मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, इन्होंने कहा है कि 14 अप्रैल 2023 को उन्होंने इसको लॉन्च कर दिया था। इन्होंने कहा 2031 तक ये बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर तक पहुंचेगा, और जुपिटर के जो मेजर सैटेलाइट्स हैं जैसे कि गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, इनका भी अन्वेषण करेगा। 8 साल लगेंगे इसको जुपिटर पहुंचने में। सिंगापुर के टेलियोस 2 और ल्यूमिनाइट 4 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा, और इसमें किस प्रमोशन यान का यूज हुआ था? PSLV 55 का। तो PSLV 55 लॉन्च व्हीकल या फिर प्रमोचक यान का इस्तेमाल किया गया था, ध्यान रखिएगा। या फिर इसमें उल्टा पूछ सकते हैं कि ये 2 उपग्रह टेलियोस और ल्यूमिनाइट किसके थे? ये सिंगापुर के सैटेलाइट थे। इसके बाद आ जाते हैं ऑबिचरीज पर। सलीम दुर्रानी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर ही नहीं रहे, अर्जुन अवार्ड अवार्डी पहले थे क्रिकेटर के रूप में ये अवार्ड प्राप्त करने वाले। फेमस राइटर जो है तारिक फतेह ही नहीं रहे। उनकी कुछ पुस्तक का नाम है चेंजिंग अमिराज, द ट्रैजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। आगे बढ़ जाते हैं, अप्रैल मंथ में स्कीम्स देख लेते हैं। सोलराइजेशन प्रोजेक्ट, ये इंडिया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के सहयोग से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और फिजी के प्रेसिडेंट विलियम कॉटन नेवर ने 16 फरवरी 2023 को संयुक्त रूप से दक्षिण प्रशांत राष्ट्र में मतलब ये फिजी में ही भारत द्वारा वित्त पोषित सोलराइजेशन परियोजना की शुरुआत की थी। अब इसमें 11 देश इसमें शामिल हैं। 11 देशों की इमारत पर जो है
राष्ट्रीय महत्व की इमारतों पर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स पीवी लगाए जाएंगे। जैसे कौन कौन से देश हैं? फिजी, फेडरेटेड स्टेट्स, माइक्रोनेशिया, पलाऊ, किरिबाटी, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज जो है, नौरू, सोलोमन आइलैंड, तिमोर लेस्ते, टोंगा, तुवालू, वनुवातु, इन सब में। ठीक है। देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया गया था। 28 अप्रैल 2023 को पुणे से पुरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा का शुभारंभ किया गया था। ठीक है। 9 रात 10 दिनों का ये यात्रा पैकेज था। तो पूरी कोलकाता, गया, वाराणसी, प्रयागराज के महत्वपूर्ण स्थलों तक ये ट्रेन जाने वाली थी। इसका ये पुणे से चली थी। पुणे से पूरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा ट्रेन चलाई गई थी। एनिमल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री ने लिया है। तो एनिमल जनरेटेड एपिडेमिक्स को रोकने के लिए कुल मिलाकर इसमें काम किया जाएगा। शुरू में 5 राज्यों के 151 जिलों को इसमें कवर किया जाएगा। इसमें वर्ल्ड बैंक का सहयोग लिया जा रहा है। ये कुछ जरूरी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। उद्देश्य वही है कि जैसे कोरोना एपिडेमिक फैला था, जो है उसको एलिज तौर पर बताया जा रहा था कि वो जूनोटिक डिसीज़ है। तो ऐसे जूनोटिक डिसीज़ को रोकने के लिए कुल मिलाकर एक बेहतर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ये समझिए कुल मिला के। केरल कोच्चि में भारत की पहली वाटर मेट्रो परियोजना का शुभारंभ पीएम मोदी जी ने किया था 25 अप्रैल को। और वहीं इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है, ये भी अभी हाल में टेस्ट किया गया है। जून 2023 में ऑफिशियली पब्लिक के लिए इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो दोनों में महीन अंतर ध्यान रखिएगा। इंडिया का पहला वाटर मेट्रो इनॉग्रेट किया गया केरल कोच्चि में, जहां पर रेल नहीं चलेंगी, जहाजें चलेंगी। और कोच्चि और उसके आसपास के आइलैंड को जहाज़ों से यानी फेरी से कनेक्ट किया जाएगा। वहीं भारत की अंडर वाटर मेट्रो रेल परियोजना में कोलकाता में हुगली नदी के नीचे एक स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है। टनल बनाई जाएगी जिसमें रेल चलेगी, मेट्रो रेल चलेगी। आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये 25 मार्च का करंट अफेयर रह गया था। हरियाणा के टिकली गांव में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो 5 राज्यों में पड़ती है, लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र को बफर क्षेत्र जो है उसको हरित बनाना है, यानी उसको ग्रीन बनाना है। यही है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली में जो करीब 75 वाटर बॉडीज हैं उनका कायाकल्प भी किया जाएगा। तो अरावली श्रृंखला किन 5 स्टेट में है, जल्दी से आप भाई कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है। आपको मैं हिंट दे दूं कि दिल्ली में भी पड़ती है। रायसीना हिल्स जो है वो अरावली का ही पार्ट है। 5 स्टेट के नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए। गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव ये बहरीन ने लिया है। वो अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए बहरीन ने ये लिया है कि कोई भी कंपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए गोल्डन लाइसेंस ले सकती है। उसमें सरकारी अधिकारी साथ मिल करके कंपनीज के काम करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए और कंपनी की ग्रोथ के लिए। हमारे एग्जाम के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि किस जो है वेस्ट एशियन कंट्री ने गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव शुरू किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बहरीन। नेशनल क्वांटम मिशन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 19 अप्रैल 2023 को। महत्वपूर्ण बातें क्या है ध्यान रख लीजिए। 8 वर्षों में लक्ष्य है भारत का कि इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स हमको डेवलप करने हैं। कितने? 8। ठीक है। और इसमें जो है कितना व्यय किया जाएगा? करीब 6000 करोड़ रुपयों का यहाँ पर राशि खर्च की जाएगी आगामी 8 वर्षों में। 8 वर्षों में 8 इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स हमको विकसित करने हैं। 6000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे। और ऐसा करते ही हम विश्व के उन 6 एलीट देशों के क्लब में शामिल हो जाएंगे, जिसमें अमेरिका, चाइना, फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया शामिल है, जो क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। तो उनमें हम शामिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जब वो युगांडा की यात्रा पर थे बेसिकली, तो युगांडा की यात्रा पर उन्होंने वर्चुअल तौर पर वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया था। अब यही एक क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने कहाँ से इसको किया था। तो जब वो युगांडा की यात्रा पर थे तब उन्होंने किया था। इसमें युगांडा भी सहयोग दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तभी वहाँ जाकर के इन्होंने इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था, तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। जापान फॉरेन सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम, जापान ने विदेशी सुरक्षा सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की है। वो चाहते हैं कि जो पैसिफिक रीजन में चाइना का प्रभुत्व बढ़ रहा है उसको किसी न किसी तरीके से काउंटर किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर जो भी देश उनके साथ आना चाहते हैं, मतलब रक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए, वो आ सकते हैं। ये जापान का कहना है। तो उन्होंने कहा है कि जिस भी देश को सुरक्षा चाहिए जापान से, वो जो है जापान के साथ आ सकता है, उनको सिक्योरिटी असिस्टेंस जापान प्रदान करेगा। अभी कौन कौन से देश इसमें शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन बिल्कुल उम्मीद है कि इसमें जो हमारे पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, जैसे मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, फिजी वगैरह, इसको जरूर ज्वाइन करेंगे। नेशनल कैंपेन संगठन से समृद्धि। अब संगठन से समृद्धि जो है ये किसके लिए है? ऐसा ही हमारे एग्जाम पूछते हैं कि संगठन से समृद्धि जो है किसको हेल्प करेगा? क्या ये जो है युवतियों को हेल्प करेगा? क्या ये बच्चों को हेल्प करेगा? क्या ये जो है मतलब फॉरेन रिलेशंस बनाने के लिए है? नहीं, ये जो है किसके लिए है? इसका उद्देश्य है
जो 10 करोड़ विमेन एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड से जो हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रूप में इंटीग्रेट करने का लक्ष्य है। तो विमेन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल करने का लक्ष्य है, ठीक है, संगठन से समृद्धि का। तो अभियान है कि करीब 1.1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएंगे और सभी राज्यों में चलाया जाएगा अभियान, जिसमें करीब 10 करोड़ महिलाओं को शामिल किया जाएगा, ये लक्ष्य है। किस ब्रॉड योजना के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने जारी कर दी है। इन्होंने कहा है कि इंडिया का टारगेट है अपने एक्सपोर्ट्स को 2030 तक $2 ट्रिलियन तक ले जाना। ये मेजर है और ये कहा गया है कि ये एक ओपन एंडेड पॉलिसी इन्होंने बनाई है, क्योंकि उभरती आवश्यकताएं जिससे जो है क्लोज पॉलिसी ना रहे, ओपन एंडेड रहे, जिससे सभी को फायदा हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का है, ये आपको याद रखना चाहिए, यूपीएससी पूछ चुका है और कई बार अलग अलग एग्जाम्स में। अटल इनोवेशन मिशन को जो इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी है वो नीति आयोग है, ध्यान रखिएगा। और इसका मेजर पर्क क्या है? युवाओं के बीच इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना इनका लक्ष्य है। आगे है 100 डिस्ट्रिक्ट 100 स्ट्रीट फूड पहल। नेशनल हेल्थ मिशन आवास शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि एफएसएसएआई के साथ मिलकर के 100 करीब पूरे देश भर के जिलों में 100 स्ट्रीट फूड को प्रमोट किया जाएगा, और वो ऐसे स्ट्रीट फूड होंगे जो नुकसानदायक ना होकर के हेल्दी हो, क्लीन हो, और उनको प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो 100 डिस्ट्रिक्ट 100 स्ट्रीट फूड इनिशिएटिव किसका है? शहरी मामलों के मंत्रालय का है और एफएसएसएआई इसमें सहयोग दे रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम ये शुरू किया गया है। इसमें कहा गया है कि 2030 तक भारत से डॉग मीडिएटेड रेबीज को एलिमिनेट करने का लक्ष्य है। 2030 तक जो कुत्तों से रेबीज फैलता है मानव में, उसको एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रोग्राम बनाए गए हैं कि कुत्तों का स्टरलाइजेशन होगा, ठीक है, नसबंदी वगैरह, और टीकाकरण भी होगा बीमार कुत्तों का, ये सब जो है आया है। स्पोर्ट्स में देख लेते हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर देख लेते हैं। अप्रैल मंथ में 9th हीरो इंडियन सुपर लीग, ये फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है और ये हुआ था। इसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में। विजेता रहा था एटीके मोहन बगान क्लब और उपविजेता रहा था बेंगलुरु एफसी। वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 जो रशिया में होना प्रस्तावित था, अब ये होगी सिंगापुर में, ठीक है, ये अपडेट है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप होगी सिंगापुर में, पहली होनी थी रशिया में। वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप हर साल होती है। 2023 का आयोजन होगा फुकुओका जापान में। 2024 वाले संस्करण का आयोजन होगा दोहा कतर में। 5th योनेक्स स्विस बैडमिंटन ओपन, इसमें विजेता जो पुरुष युगल में जोड़ी रही थी वो इंडियन है, इस वजह से हमने इसको लिया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की ये मेंस डबल्स की जोड़ी ने ये पुरस्कार जीता था 5th योनेक्स स्विस बैडमिंटन ओपन का, तो ये ध्यान रख सकते हैं। 84th सीनियर नेशनल एंड इंटरनेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसमें पुरुष विजेता रहे थे एकल में साथियान ज्ञान शेखरन, और इसमें विजेता रही थी महिला एकल में श्रीजा अकुला, और ये ध्यान रखिएगा उपविजेता सुतीर्था मुखर्जी और उपविजेता पुरुष एकल में हरमीत देसाई। आपने दिसंबर में एक न्यूज़ सुनी होगी कि 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में जो एक दौड़ प्रतियोगिता हुई थी, 400 मीटर की बाधा दौड़ इवेंट हुआ था, उसमें जो स्वर्ण पदक है वो किसने जीता था? रशिया की बाधा दौड़ धाविका नतालिया अंतुख ने। अब बाद में रशियन डोपिंग स्कैंडल सामने आया, तो जितने भी लोग डोपिंग में दोषी पाए गए थे उन सभी के मेडल छीन लिए गए हैं। तो जो भी सेकंड पर्सन जो उस समय आया था या फिर जिसने सिल्वर जीता था, उसको गोल्ड में दे दिया गया ऑटोमेटिकली। तो अमेरिका की लेशिंडा डेमस ने उस समय सिल्वर जीता था, अब उनको गोल्ड दे दिया गया है 2012 के 400 मीटर हर्डल रेस में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फर्स्ट टाटा विमेंस प्रीमियर लीग हुई थी, ये आईपीएल की तर्ज पर विमेंस आईपीएल इसको पॉपुलर तौर पर कहा गया था। इसमें 22 मैच खेले गए थे, 5 टीमों ने भाग लिया था। मुंबई इंडियंस यहाँ पर विजेता रही थी, उपविजेता यहाँ पर रही थी दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई इंडियंस की कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर और मैग लैनिंग दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन थी। AFC अंडर-20 फुटबॉल एशियन कप, ये मार्च में हुआ था, इसका विजेता रहा था उज्बेकिस्तान, उपविजेता रहा था इराक। श्रीलंका आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो वनडे वाला हो रहा है 50 ओवर वाला, उसमें क्वालिफाई करने में विफल रहा है। 44 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना पड़ेगा श्रीलंका को, डायरेक्टली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई श्रीलंका नहीं कर पाया। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते या फिर जो देश क्वालिफाई नहीं कर पाते वो क्वालिफायर मुकाबले खेलते हैं। तो क्वालिफायर मुकाबला होना जिम्बाब्वे में, तो जिसकी शीर्ष 2 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में, जो कि अक्टूबर में शुरू होगा। फर्स्ट एशियन स्विमर टू स्विम इन फॉल्स बे, भारतीय तैराक शुभम धनंजय वनमाली दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में फॉल्स बे में तैरने वाले पहले एशियाई और विश्व के 10वें तैराक बने थे। तो ये स्विमिंग में आया था रिकॉर्ड, ये ध्यान रखिएगा। 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था कजाकिस्तान में। इसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज, ठीक है। टॉप इसमें रहा था, टॉप टेबल में टॉप पर कजाकिस्तान होस्ट, सेकंड पर जापान। न्यू बैलेंस इंडोर हाई जंप ग्रैंड प्री हुई थी ये
बॉस्टन अमेरिका में इसमें स्वर्ण पदक जीता था तेजस्विन शंकर ने। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रतियोगिता नहीं पूछते हैं, कोई मेडल नहीं पूछते हैं, आपसे सिंपल पूछते हैं कि तेजस्विन शंकर जो है कौन सा स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से एसोसिएटेड हैं या फिर कौन सा गेम खेलते हैं। तो ये एसोसिएटेड है एथलेटिक्स से या फिर हाई जंपर हैं ये। इसके बाद 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल यहाँ पे किया था लियोनेल मेसी ने, अपना जो है 100वां इंटरनेशनल गोल यहाँ पे किया था। तो 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले तीसरे फुटबॉलर भी वो बन गए हैं। राष्ट्रमंडल गेम्स में यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार जो है पदक जीतने वाली भारोत्तोलक संजीता चानू को 4 साल के लिए यहाँ पे बैन कर दिया गया है डोपिंग रोधी एजेंसी ने। भारत में जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, इसने इस प्लेयर को बैन कर दिया संजीता चानू को। पहली बार ऐसा हुआ था कि एक इंटरनेशनल मेंस T20 गेम में एक विमेन अंपायर ने ऑफिशिएट करने का काम किया था, यानी कि पुरुषों के T20 इंटरनेशनल मैच में जो कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच हुआ था, उसमें खड़ी हुई थी अंपायर के रूप में एक विमेन अंपायर किम कॉटन डुनेडिन। किम कॉटन डुनेडिन हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन अंपायर टू ऑफिशिएट द मेंस T20 इंटरनेशनल मैच। ये जरूरी है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, पहले ये होना था पेरू में, लेकिन अब यहाँ से मेजबानी वापस ले ली गई। करंट अफेयर के पापा वीडियो में हमने पेरू बताया है, लेकिन अब ये मान के चलिए कि पेरू में नहीं होगा और कहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं समिट्स पर। तो दूसरा SCO युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु कर्नाटक में। आप लोग परेशान मत होइए, G20 की इतनी सारी मीट हो रही है, आप खाली वेन्यू ध्यान रखते हुए चलिए। BPSC की तरफ से एक पेपर हुआ था, इसमें G20 के बारे में पूछा है। भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है किसने की थी, ये बताना है आपको। तो इसमें मैंने आपको बताया, कई बार शहर का नाम छुपा लेते हैं, स्टेट का नाम दे देते हैं। तो मुंबई में हुआ था, तो यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे महाराष्ट्र। तो जो जरूरी है केवल वही कराया जा रहा है G20 में, वेन्यू जरूर आपको ध्यान रखते हुए चलना है। G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई थी सिलीगुड़ी में। SCO के अधीन पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B वैश्विक सम्मेलन ये हुआ था गुवाहाटी असम में। 5वां अंतर्राष्ट्रीय डिजास्टर रिजाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन ये हुआ था नई दिल्ली में। डिलीवरिंग रिजाइलेंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी थीम थी। यूथ 20 की कंसल्टेशन मीट ये लेटेस्ट हुई थी कानपुर में, IIT कानपुर में। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में हुई थी, महाराष्ट्र में। देन इसके बाद पूर्वोत्तर भारत, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र, बांग्लादेश और जापान के बीच कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय साझेदारी पर सम्मेलन हुआ था त्रिपुरा में। भारत अफ्रीका सेना प्रमुखों का सम्मेलन ये पुणे में हुआ था, और ये पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें भारत अफ्रीका के सेना प्रमुख शामिल हुए थे। इसमें 31 अफ्रीकी देशों के प्रमुख और प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये जरूरी है, एग्जाम में आने लायक है। इसका आयोजन हुआ था पुणे में। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ये न्यू दिल्ली में हुआ था 20 अप्रैल 2023 को, होटल अशोक में जो है PM मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से जो है 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। इसका विषय था समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया, दर्शन से अभ्यास तक। फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल ये 24 मार्च 2023 को हुआ था नई दिल्ली में। G20 शेरपा जो है अमिताभ कांत, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, फ्रांसीसी विकास एजेंसी और यूरोपीय संघ के सहयोग से फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। फूड कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में। रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी, इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। और हमेशा की तरह जब भी कॉन्फ्रेंस होता है, बहुत सारी जो ड्रग्स है जो सीज की जाती हैं उनको नष्ट करने का काम किया जाता है सिंबॉलिक तौर पर। 5 दक्षिण भारतीय राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया था। इसके बाद G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट की बैठक हुई थी वाराणसी में। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस ये नई दिल्ली में हुआ था। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस ये वाशिंगटन में हुआ था 3 से 6 अप्रैल के बीच। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो वैक्सीन वैल्यू चेन को कवर करता है। एक अवार्ड भी इस पर अनाउंस किया गया था भारत बायोटेक के लिए। भारत बायोटेक को अवार्ड मिला था, बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड ये मिला था। 4th B20 बिजनेस 20 सम्मेलन ये कोहिमा नागालैंड में हुआ था, ये इस साल का चौथा है। 3rd आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स की मीट हुई थी बोराको द्वीप फिलीपींस में, ठीक है। इस साल जो है आसियान की अध्यक्षता किसके पास है? फिलीपींस के पास नहीं, इंडोनेशिया के पास है, ध्यान रखिएगा। इसकी थीम थी सिनर्जी टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुआ था और इसमें कुछ पुरस्कार अनाउंस किए गए थे जो है दूरसंचार इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार इसको कहते हैं। मेजर स्टारलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड पुणे को ये दिया गया था, विहान नेटवर्क्स लिमिटेड गुरुग्राम को, और QUNU प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु को, मेजर्स ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को, इनटॉट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एर्नाकुलम को। अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए गए थे। आगे हम देखते हैं SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल, इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। G7 इस साल बैठक, G7 समिट कहाँ पे होनी है? जापान में होनी है। तो जापान में जितनी भी G7
मतलब G7 की जितनी बैठक होगी इस साल, इवन शिखर सम्मेलन, वो सारे के होस्ट कौन होगा? जापान होगा, ये ध्यान रखिएगा। G7 क्लाइमेट, एनर्जी और इन्वायरमेंट के हेड्स की बैठक जापान में हुई थी, सपैरो आइलैंड में। इसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस, ऑक्सफोर्ड में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। इसको जो है संचालित करने का काम किया गया था IUCN, FAO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अन्य संगठनों के द्वारा इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य था मानव और वन्यजीव संघर्ष का जो जटिल मुद्दा है उसके बारे में अपनी राय रखना। 11वां बाईएनियल इंटरनेशनल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था मुंबई में, हर 2 साल में होता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या के शिष्टमंडलों ने भाग लिया था। इसके बाद ट्राइलेटरल कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया, ईरान एंड आर्मेनिया, येरेवन में ट्राइलेटरल कंसल्टेशंस हुए थे। जब हमारे विदेश मंत्री आर्मेनिया की यात्रा पर गए थे वहाँ पर 20 अप्रैल 2023 को पहली बैठक हुई थी। इसमें विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर पर केंद्रित थी, और जिस पर शुरू में 2002 में ईरान, रशिया और भारत के बीच समझौता किया गया था। इसके बाद आ जाते हैं रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पर। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले देश की, मतलब ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA की रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इसको कहते हैं, वर्ल्ड स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट इसको भी कहते हैं। इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन आप ये जानिए कि भारत की जनसंख्या अब सर्वाधिक हो गई इनके डेटा के हिसाब से, जो कि फेब 2023 तक अपडेटेड है। भारत की जनसंख्या जो है 29 लाख अधिक है चीन की तुलना में, और फिर चाइना का नंबर आता है, फिर अमेरिका का, फिर इंडोनेशिया का, फिर ब्राज़ील का। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है 8 अरब लोग, अनंत संभावनाएं, यानी कि 8 बिलियन पॉपुलेशन, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। इसकी ज़रूरी बातें मैं आपको बता जरूर दे रहा हूँ, लेकिन मैं तब भी रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो जो है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट नाम से है। वैसे तो इसका टाइटल गलत हो गया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इसका टाइटल होना चाहिए। इसका एनालिसिस आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, और आगे तक जब तक नई रिपोर्ट नहीं आ जाती यही आंकड़े मान्य होंगे। आप जरूर इसको देख लीजिए। बाकी मैं जरूरी आंकड़े आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये 7 मिनट का वीडियो है, इसको जरूर देख लीजिए आप। इस रिपोर्ट में मोटे तौर पर क्या बताया गया है कि कुल जनसंख्या विश्व की है 8.045 बिलियन, और सबसे बड़ा भाग यहाँ पर 15 से 64 वर्ष के लोगों का है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाता है। हमारे यहाँ पर जो जनसांख्यिकीय लाभांश है उसकी आयु होती है 15 से 59 वर्ष की आयु के लोगों के समूह की। ठीक है, इसमें भी बताया गया है कि जनसंख्या अभी बढ़ेगी, लेकिन लगातार जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी थी वीडियो में ही कि द ग्लोबल पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ये मिलते जुलते नाम की एक अलग रिपोर्ट होती है। ये यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यानी कि UNDSA के द्वारा जारी की जाती है। ये अलग रिपोर्ट है, और स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट UNFPA की अलग है। तो दोनों को ध्यान रखना होता है अलग अलग। इसमें कहा गया था कि भारत का जो कह सकते हैं TFR है वो 2.0 है। NFHS 5 जो आया था उसमें भी 2.0 ही भारत का TFR बताया गया था। और रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी या फिर जीरो ग्रोथ फर्टिलिटी कितनी होती है? 2.1 होती है। ये भी ध्यान रखना है आपको। इंडिया के संदर्भ में एक आंकड़ा यहाँ पे बताया गया था कि भारत में 25% जनसंख्या यहाँ पर 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु के लोगों की है, 7% 65 वर्ष से अधिक है, और 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग भारत में 68% है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण आंकड़े हो गए, तो एटलीस्ट आपको याद रखने चाहिए। फोर्ब्स की रिच लिस्ट लगातार अपडेट होती रहती है, इसी वजह से मैं इसको दे देता हूँ कि आपको लेटेस्ट पता रहे। टॉप 3 अरबपतियों की सूची में सबसे टॉप पर आ गए हैं बर्नार्ड एंड फैमिली टॉप पर, एलॉन मस्क सेकंड पर, जेफ बेजोस थर्ड पर, और टॉप 10 में एकमात्र भारतीय शामिल है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जो है 24वें नंबर पर है। कंट्री जहां पर सर्वाधिक बिलियनियर हैं तो फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर इंडिया। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 वर्ल्ड बैंक के द्वारा आता है, और ये बहुत ज़रूरी इंडेक्स होता है। टॉप पर सिंगापुर है, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पर डेनमार्क। ये 4 साल बाद आया है, तो इंडिया की रैंक 44 थी 2018 में, और भारत की रैंक इस बार है 38। बेसिक हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल मतलब पशुपालन और डेयरिंग मिनिस्ट्री के द्वारा आता है। दूध उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य अब अपडेट हो गए। राजस्थान टॉप पर, उत्तर प्रदेश सेकंड पर, मध्य प्रदेश थर्ड पर। हालांकि जो बजट आया है इस साल का उत्तर प्रदेश का, इस रिपोर्ट के आने से पहले आया है, तो बजट में कहीं नहीं लिखा है कि राजस्थान टॉप पर है। बजट में यही उन्होंने मेंशन किया है कि मिल्क में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो ये आप एग्जाम में दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, मांस उत्पादक में शीर्ष पर महाराष्ट्र है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश आ गया है। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश फर्स्ट पर, सेकंड पर तमिलनाडु। ऊन उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है, जम्मू कश्मीर सेकंड पर है। तो ये आंकड़े जरूर आप एक बार स्मरण रखिएगा। 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, ये विजडन क्रिकेटर्स की एल्बनाक आती है। इसमें टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर चुने जाते हैं, उसमें से हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। भारत की
महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और भारत की पहली ऐसी महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें विजडन क्रिकेटर्स एल्मनाक में शामिल किया गया है। और साथ ही विजडन क्रिकेटर्स एल्मनाक में पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। तो ये दो जरूरी हैं, बाकी इनके नाम आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं लिस्ट ऑफ मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की लिस्ट ऑफ मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की लिस्ट आई थी। सबसे ज़्यादा आपराधिक देश है वेनेजुएला, सेकंड पर पापुआ न्यू गिनी है, थर्ड पर अफगानिस्तान है, भारत का स्थान इसमें है 77वें नंबर पर। मतलब जितना अधिक नंबर होगा उतना कम क्रिमिनल। जैसे कतर की उन्होंने रखा है 142 में, सबसे कम क्रिमिनल पर। इसके बाद भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी आप देख सकते हैं। इसमें पाकिस्तान को इन्होंने 86वें नंबर पर रखा है, ठीक है, श्रीलंका को 87 पर, चाइना को 124 पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट की आई थी। इसमें बताया गया है कि डिलीवरी ऑफ जस्टिस में टॉप पर जो स्टेट है वो है कर्नाटक, सेकंड पर तमिलनाडु है, थर्ड पर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 18वां, बिहार का 16वां है, ठीक है। आ जाते हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जब भी आता है तो इससे पूछा जाता है सवाल, क्योंकि हर साल नहीं आता है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में कुछ वृद्धि दर आंकी गई है अलग अलग कंट्रीज़ की जो रह सकती है। तो इसमें जो है भारत की वृद्धि दर इन्होंने कहा है कि ये रहेगी 4.6 2023 इसमें उसमें फॉर्मेटिंग की कुछ मिस्टेक है, तो हम इसको वर्ड फाइल में दिखा दे रहे हैं, आप इसमें देखिए ज़रूरी आंकड़े हैं। इसमें कहा गया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो वर्ष 2023 के लिए 6.4% है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार, और 2024 के लिए है 6.7%। बाकी अलग अलग ये कंट्रीज़ की है, इसमें देख सकते हैं 2023 में 0.6 पाकिस्तान की, 2.0 ये हो जाएगी 2024 में, नेपाल की 4.1, 5.0 यहाँ पे हो जाएगी 2024 में, और बांग्लादेश की 5.3 है, 6.5 हो जाएगी 2024 में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कुल मिलाकर मतलब भारत के पड़ोसी देशों में भारत की यहाँ की गई है ग्रोथ रेट, तो ये ध्यान रख सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मालदीव को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो मालदीव की सबसे ज़्यादा है, लेकिन बड़े कंट्रीज़ में भारत की सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पर। मॉनेटरी पॉलिसी में अगर देखें तो रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर रखी गई है 3.35 की, CRR रखी गई है 4.50, SLR यहाँ पर 18%, ठीक है, और बैंक रेट यहाँ पर रखी गई 6.75% और रेपो रेट यहाँ पर 6.50%, ठीक है। तो ये यही कुछ आंकड़े पूछे जाते हैं, और ये जो है जब नया आता है तो आपको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है इसको। गवर्नमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट ये डिलाइट सेंटर फॉर गवर्नमेंट इनसाइट्स के द्वारा जारी की जाती है। महत्वपूर्ण आंकड़े हैं नहीं तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं इसमें। क्रूड ऑयल सप्लायर्स की रिपोर्ट आई थी वर्टेक्स का कि ये नज़र रखती है कि भारत किस कंट्री से तेल आयात कर रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर कौन है? रशिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। पूरे वर्ष सबसे बड़ा तेल सप्लायर रशिया बना हुआ है। चाइना और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक राष्ट्र भी है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता राष्ट्र कौन है? सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर इराक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट, ये मॉनिटरिंग ग्रुप वर्क्स फॉर पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के द्वारा जारी की जाती है। इसमें बताते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री के पास कितनी संपत्ति है। इसमें कह रहे हैं कि संपत्ति के मामले में शीर्ष 3 मुख्यमंत्रियों में जगन मोहन रेड्डी टॉप पर हैं, इनकी संपत्ति 510 करोड़ रुपए करीब है। पेमा खांडू की संपत्ति 163 करोड़ रुपए से अधिक है। ओडिशा के नवीन पटनायक की संपत्ति 63 करोड़ रुपए है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम घोषित संपत्ति किसकी है? ममता बनर्जी की है। केरल के मुख्यमंत्री की 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। मनोहर लाल खट्टर की 1 करोड़ की संपत्ति है। नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल के पास 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, ये सब कहा गया है इसमें, तो थोड़ा सा याद रख सकते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कहा गया है कि यूनिकॉर्न और गजल की संख्या के लिहाज से अमेरिका चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है भारत। 138 यूनिकॉर्न भारत में है। 70 की शुरुआत भारतीय सह संस्थापकों द्वारा की गई थी, लेकिन इनके मुख्यालय या हेडक्वार्टर भारत से बाहर हैं। कुल 68 यूनिकॉर्न जो मतलब हैं भारत में स्टार्टअप यूनिकॉर्न, उनके हेडक्वार्टर इंडिया में है, ठीक है। 138 और 68 ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ध्यान रख सकते हैं, अभी जब तक अपडेट नहीं हो रहा है। स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स रिपोर्ट, ये FAO की है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2022 रिपोर्ट, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की है। फिश प्रोडक्शन की रिपोर्ट कई बार जारी करता रहता है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग। इन्होंने कहा है कि भारत जो है आंकड़ों के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राष्ट्र है। मछली उत्पादक या मत्स्य उत्पादक राष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा है। टॉप पर चाइना है, जिसको पीछे नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा शेयर इनका है, मार्केट शेयर। सेकंड पर इंडोनेशिया है और थर्ड पर इंडिया है। तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राष्ट्र है, और टोटल अगर जलीय कृषि उत्पादन में देखें तो भारत सेकंड नंबर पर है, यानी एक्वाकल्चर में भारत सेकंड नंबर पर है। फिशरीज में थर्ड पर है। फिशरीज में फर्स्ट पर चाइना है, और एक्वाकल्चर में भी फर्स्ट पर चाइना है।
स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जारी किया गया था। इसमें राज्यों की रैंकिंग ऐसे 1 2 3 टाइप नहीं आई है, ग्रुप वार रैंकिंग आई थी। तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक ने सभी ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा अंक यहाँ पे हासिल किए हैं। तो कर्नाटक पूरी लिस्ट में टॉप पर है, सारे ग्रुप्स में टॉप पर है सबसे अच्छे स्कोर के साथ, ये समझिए। और टॉप 5 राज्य, मतलब ये जो 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, इनको फ्रंट रनर में रखा गया है, जिनके मतलब जिन स्टेट्स के अंक 100 में से 60 से ज़्यादा हैं। ठीक है, 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, ये अचीवर श्रेणी में रखे गए हैं, जिनके अंक 50 से 60 के बीच हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान 49 स्कोर के साथ कंटेंडर की श्रेणी में रखा गया है। ये बस जरूरी है, बाकी मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जरूरी लगा वो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना है? 100 में से 49, और उत्तर प्रदेश की श्रेणी में है, कंटेंडर की श्रेणी में। आगे है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये WMO द्वारा जारी की गई थी। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, अब ये टाइगर रिपोर्ट अभी देख लेते हैं एक बार। टाइगर रिपोर्ट पर भी अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, जरूरी बातें इसमें लिखी गई हैं। सबसे छोटा बाघ अभयारण्य औरंग टाइगर रिजर्व असम में। ठीक है, नवीनतम टाइगर रिजर्व रानीपुर का उत्तर प्रदेश में, चित्रकूट में जो है, ये 53वां टाइगर रिजर्व है। NTCA के डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर में बहुत कुछ अलग दिया हुआ है, NTCA का एग्जाम में माना जाएगा। 53वां टाइगर रिजर्व और नवीनतम टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है एरिया वाइज, ये नागार्जुन श्री शैलाम टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश का। बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 हो गई, यानी कि 3167, और 2018 में थी 2967। ठीक है, भारत ने किस अवधि के बीच बाघ गणना को दोगुना किया है, बाघ संख्या को दोगुना किया है भारत ने? 2010 से 2018 के बीच, इन 8 सालों में। NTCA का गठन दिसंबर 2005 में हुआ था। इसके लिए सुनीता नारायण की अध्यक्षता वाली एक टास्क फोर्स बनाई गई थी 2005 में, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी जरूरी चीज़ें हमने आपको बता दी ऑलरेडी। ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ठीक है, और पहला टाइगर सेंसस 2006 में हुआ था। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं हम लोग 29 जुलाई को। ये सब आंकड़े, और बाकी टाइगर सेंसस का अलग से वीडियो आप देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। भारत में जल स्रोतों पर अब तक की सबसे पहली गणना हुई है, फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस रिपोर्ट आई है, बहुत जरूरी है ये। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल स्रोतों जैसे तालाब, टैंक, झील आदि के साथ साथ जिन जल स्रोतों पर अतिक्रमण हुआ है उनका भी डेटा यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, इसमें वाटर बॉडीज के प्रकार, उनकी स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता, भंडारण भरने की स्थिति आदि की महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की गई है। और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ उन सभी जल निकायों को शामिल किया गया है जो उपयोग में हैं या फिर नहीं भी हैं। तो इस तरीके से देश में 24,24,540 वाटर बॉडीज़ की गणना की गई है। इसमें से 97.1% ग्रामीण क्षेत्र में है और 2.9% शहरी क्षेत्र में है। जल स्रोतों के मामले में या जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में टॉप पर है पश्चिम बंगाल। फर्स्ट पर पश्चिम बंगाल है, सेकंड पर आपका उत्तर प्रदेश है, थर्ड पर आपका आंध्र प्रदेश है, और फोर्थ पर उड़ीसा है, और फिफ्थ पर असम है। इतना ध्यान रखना काफ़ी है। शहरी क्षेत्र में जल स्रोतों की संख्या के मामले में, जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य हैं टॉप 3। फर्स्ट पर अगेन पश्चिम बंगाल है, सेकंड पर तमिलनाडु है, और थर्ड पर केरला है, फोर्थ पर उत्तर प्रदेश है इसमें। इसके बाद 59.5% जो जल स्रोत तालाब हैं, इसके बाद टैंक है, फिर जलाशय हैं। तो मतलब सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तालाबों का है जल स्रोतों में, उसके बाद टैंकों का है, फिर जलाशयों का है। 55.2% जल निकायों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास है। बाकी बचे स्रोतों का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के पास है। शीर्ष 5 राज्य जहां मत्स्य पालन में जल स्रोतों का उपयोग होता है प्रमुख रूप से, वो है पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर ओडिशा, फिर उत्तर प्रदेश। इतने ही जरूरी आंकड़े हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। एक और आंकड़ा जरूरी है, 78% जल स्रोत मानव निर्मित है, जबकि 22% प्राकृतिक हैं। इससे ज़्यादा कोई जरूरी आंकड़ा मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आप जरूर एक बार नोट करिएगा। वाटर बॉडी सेंसस ये आगे तक भी आपको काम देता रहेगा और पूछा जाता रहेगा। इसका इंग्लिश मीडियम वाला वर्जन ही मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। आ जाएंगे हम लोग MCQ सेक्शन पर। इंडो कैरेबियन द क्रिएशन ऑफ कल्चर बी हेल्ड इन व्हेन? कब होगा इंडो कैरेबियन क्रिएशन ऑफ कल्चर का अगला संस्करण आयोजन? ये होगा मई 2023 में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहाँ पे होगा? लंदन में। इसमें क्या शोकेस किया जाएगा? इसमें जो गिरमिटिया मजदूर गए थे, ब्रिटिशर्स ने गन्ने की खेती के लिए कैरेबियन आइलैंड्स में भेजा था, उनकी हिस्ट्री पर प्रकाश डालने का काम करेगा ये एग्जीबिशन। कहाँ पे लगेगा? लंदन म्यूजियम में, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है मई 2023। अगला है कि फरवरी 2023 में भारत ने सिंगापुर के साथ सीमा पार पर्सन टू पर्सन लेन देन के लिए एक एकीकृत लिंकेज भुगतान सेवा शुरू कर दी है, ये सही है। इसके बाद है कि HDFC बैंक UPI से रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक करने वाला भारत का पहला
प्राइवेट बैंक बन गया, ये भी सही है। आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। 3 से 5 अप्रैल 2023 तक निम्नलिखित में से कौन भारत की यात्रा पर रहे थे? किंग ऑफ भूटान, भूटान के शासक जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ पर आए थे, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसमें कहा गया था कि भारत और भूटान जल्द ही एक फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भारत भूटान के बीच सेटअप करने वाले हैं जयगांव में। तो अप्रैल में किंग ऑफ भूटान भारत की यात्रा पर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मई 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन दो देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार निपटान के लिए या पेमेंट सेटलमेंट के लिए, ट्रेड सेटलमेंट के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो भारत और तंजानिया ने जो है अपने बीच व्यापार के लिए मंजूरी प्रदान की कर दी है तंजानिया को कि राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार लेन देन होगा। अब तक 18 कंट्रीज के बैंक को आरबीआई की मंजूरी मिल चुकी है कि स्पेशल वॉस्टो रूपी अकाउंट्स वो खोल सकते हैं अब इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए। भारत लगातार अपने इंडियन रुपी को पुश कर रहा है जिससे डॉलर डिपेंडेंसी खत्म की जा सके ट्रेड में। 20 फरवरी 2022 को देश के 7 राज्यों में एसिक यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल स्थापित करने की घोषणा किसने की थी? ये की थी भूपेंद्र यादव ने, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा किन किन राज्यों में खुलने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक यहाँ पे खुलेगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली ग्रेनको प्रमाणित खदान के संदर्भ में क्या सही है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की रामपुरा अगुचा खदान और जावर समूह की खदानें जो है राजस्थान में पहली ग्रीनको प्रमाणित खदान बन गई हैं। ठीक है, ये सही है। ग्रीनको प्रमाणन कौन देता है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ देता है ग्रीनको सर्टिफिकेशन। तो ये रामपुर अगुचा और जावर माइंस ये कहाँ पर है? राजस्थान में, ध्यान रखना है। हिंदुस्तान जिंक वेदांता समूह की एक कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट और ओनली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है जिंक, लेड और सिल्वर की, ये भी ध्यान रखना है आपको। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। एक्चुअली इसमें इनकरेक्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी यहाँ पे सही है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव करेक्ट, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कोई नहीं है, दोनों करेक्ट है। हिंदुस्तान जिंक इज अ वेदांता ग्रुप कंपनी एंड इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओनली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर कंपनी ऑफ जिंक, लेड एंड सिल्वर। एकमात्र भारत की इंटीग्रेटेड कंपनी है जो जिंक का, लेड का और सिल्वर का निर्माण साथ में करती है, निर्माण का निष्कर्षण करती है, कुल मिला के कह सकते हैं हम लोग। मोबाइल ऐप क्रिस्प के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें भी इनकरेक्ट फाइंड कर रहा है। तो मोबाइल ऐप जो ये क्रिस्प है इसको लॉन्च किया गया था रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, सही है। मोबाइल ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, ये भी सही। इस पर ऐप का पर्पस है रबर कल्टीवेशन के बारे में, जो रबर फार्मर्स हैं उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन या सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ये भी सही है। तो कोई भी गलत नहीं है, आंसर सही हो जाएगा डी। क्रिस्प का फुल फॉर्म ये है कॉम्प्रिहेंसिव रबर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म, आंसर हो जाएगा डी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में गोराटा शहीद स्मारक और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्मारक का उद्घाटन किया? तो गोराटा शहीद स्मारक जो है ये बीदर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्नाटक में, आंसर सही हो जाएगा बी, बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विश्व की पहली सैंड बैटरी का निर्माण फिनलैंड के कंकापा सिटी में किया गया था, सही है ये। फिर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट की एक कमेटी निधि खरे की अध्यक्षता में टू मॉनिटर द लेटेस्ट स्टेटस ऑफ स्टॉक ऑफ तूर पल्स, तूर दाल का कितना स्टॉक बाकी है इसका जो है अन्वेषण करने के लिए निधि खरे की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, कोई भी कथन गलत नहीं है, आंसर सही हो जाएगा डी। तो तूर दाल की कालाबाजारी को रोकने के लिए और स्टॉक की जांच करने के लिए निधि खरे की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था फरवरी में? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये 2019 का फेस्टिवल हुआ था मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का हुआ था आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जॉइंटली, तो ये ध्यान रखिएगा, फेब मंथ में रह गया था, इस वजह से हम इसको करा रहे हैं। इसके बाद मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के संबंध में क्या सही है? इसको इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी जी ने कर्नाटक में, चिक्कबल्लूर नाम की जगह वहाँ पे, और इसको क्लेम किया जा रहा है कि फर्स्ट कंप्लीटली फ्री मेडिकल कॉलेज है इंडिया का। ठीक है, तो ये भी सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी सही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि ये भारत का पहला पूर्ण रूप से मुफ्त मेडिकल कॉलेज है। केंद्र सरकार ने देश में कितने राज्यों में 10 न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दी है? 4 राज्यों में 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स स्टैब्लिश किए जाने हैं लॉन्ग टर्म में, तो आंसर सही हो जाएगा इसमें ए। और कौन कौन से वो 4 राज्य हैं? 4 राज्य हैं कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हरियाणा पहला ऐसा मतलब स्टेट होगा, मतलब नॉर्थ इंडिया का पहला स्टेट होगा जहाँ पर नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर लगने जा रहा है। हरियाणा में गोरखपुर गांव है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर नॉर्थ इंडिया का पहला जो है न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित होने जा रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मार्च 2023 में भारत की महा मेट्रो नागपुर को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से प्रशस्ति पत्र मिला है। सही। इसके बाद है कि भारत का पहला बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल CRM नालको रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की सहायता से। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है। बॉक्साइट रेफरेंस मटेरियल ये इंडिया का पहला है, नालको ने इसको लॉन्च किया है। हमारा आंसर सही हो जाएगा C, 1 and 2 बोथ करेक्ट, C। आगे मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? एक्चुअली एक्विजिशन कोई ज़्यादा जरूरी है नहीं, बस आप ये ध्यान रखिए कि जो दो कंपनी जो होती हैं एक दूसरे का अधिग्रहण करती हैं तो उसके लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल जरूरी होता है। इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन को एग्जाम में जरूरी नहीं है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने अपर एज लिमिट जो लोकपाल की है 65 से बढ़ा करके अब कितनी कर दी है? इसको कर दिया है 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर C। तो जो पेंशन लोकपाल होगा वो 70 वर्ष की आयु तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं, ऑप्शन नंबर C। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पहली बार तरल पदार्थों में पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी, तो ये सही है, इनकरेक्ट नहीं है, ये हमने आपको बताया। वैसे तो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको जनरली टोपाज क्वार्ट्ज आदि जैसे मतलब स्पेशल सब्सटेंसेस में देखने को मिलता है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की लिस्ट से मार्च 2023 में रिमूव कर दिया था, ये सही है। अभी हाल में भारत ने एक पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया 70 वर्ष के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो इंडिया और लग्जमबर्ग के बीच रहे हैं। यहाँ पे US दिया है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें गलत कौन सा है? 3 ओनली गलत है, C। भारत और लग्जमबर्ग के बीच जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स पूरे हुए थे, तो इस वजह से एक डाक टिकट कमेमोरेटिव स्टैंप जारी किया गया था। ऑप्शन C यहाँ पे सही है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहले 2 सही है। इसके बाद मार्च 2023 में चर्चा में रहे बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस के बारे में क्या सही है? इसको BNS शेख हसीना नाम दिया गया है पनडुब्बी बेस को, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। बांग्लादेश का ये पहला सबमरीन बेस है। गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया था सितंबर 2019 में, तो उनके सहयोग से ये अपना पहला सबमरीन बेस बना पाए हैं। आंसर सही हो जाएगा इसमें C, 1 and 2 बोथ करेक्ट, C। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में देश में लैंगिक वेतन अंतराल को कम करने के लिए, यानी कि मेंस और वुमेन्स को जो सैलरी में जो अंतर है उसको कम करने के लिए, जेंडर पे गैप को कम करने के लिए एक कानून पारित किया है? वो कौन सा कंट्री है? वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर A, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है, सही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल लॉन्च किया था दैट विल हेल्प इन कनेक्टिंग एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स, ठीक है, तो ये भी सही है। इसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने PM मोदी जी को बैस्टिल डे परेड के लिए इन्वाइट किया है, जो कि 14 जुलाई 2023 को होगी। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें D। सारे कथन यहाँ पे सही हो रहे हैं। द फर्स्ट ओवरसीज कैंपस ऑफ नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, भारत की नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खोला गया है जिंजा, युगांडा में 11 अप्रैल 2023 को हमारे विदेश मंत्री की युगांडा यात्रा के दौरान, सही। इसके बाद स्विट्जरलैंड में वरिष्ठ नागरिकों ने जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों से निपटने के लिए अपनी सरकार की निष्क्रियता के लिए एक केस फाइल कर दिया है। स्विट्जरलैंड के सीनियर सिटीजन्स ने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। यूरोपियन कमीशन ने प्रोटेक्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस यहाँ पे प्रदान किया है कांगड़ा टी को, जो कि एक ट्री वैरायटी जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में ग्रो होती है। तो सारे कथन यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें C। 1 भी करेक्ट, 2 भी करेक्ट और 3 भी करेक्ट। आगे है मार्च 2023 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में कैटफिश की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली डायरेक्टर धृति बनर्जी के नाम पर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में एक कैटफिश खोजी गई है, इसका नाम जो है धृति बनर्जी के नाम पर रखा गया है, जो कि पहली वुमेन डायरेक्टर थी ZSI की। इसके बाद अमेरिका की जॉर्जिया असेंबली ने हिंदूफोबिया की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके साथ जॉर्जिया इस तरह के कानून जारी करने वाला अमेरिका का पहला स्टेट बना था। तो मतलब जॉर्जिया असेंबली ने हिंदूफोबिया पर एक रिजोल्यूशन जो है मूव किया था, सही। IIT इंदौर, नासा के कैलटेक ने और स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग ने साथ मिलकर के एक लो कॉस्ट कैमरा सेटअप किया है, जिसका नाम CL फ्लैम है, और साइंटिफिक इमेजिंग में ये काम आ सकता है और बहुत अफोर्डेबल है ये। तो ये चर्चा में आया था साइंटिफिक डेवलपमेंट में, आंसर सही हो जाएगा इसमें C। 1 and 2 बोथ करेक्ट, C। मोजाम्बिक में भारत द्वारा निर्मित 132 किलोमीटर लंबी बुजी पुल रोड प्रोजेक्ट का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किसने किया था?
इसका उद्घाटन किया था वर्चुअल तौर पर विदेश मंत्री जी ने, ऑप्शन नंबर सी सुब्रमण्यम जयशंकर, सी। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रैल 2023 में उत्तराखंड का जो माणा विलेज है, जहां पर साइन बोर्ड लगा रहता था लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, उसका नाम बदल करके अब कर दिया है इंडिया फर्स्ट विलेज। ठीक है, प्रधानमंत्री ने विजिट किया था उत्तराखंड को और कहा था कि ये इंडिया का पहला विलेज होना चाहिए, लास्ट विलेज नहीं। तो ये था यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया ने एक सेफगार्ड मैकेनिज्म अमेंडमेंट बिल पारित किया है, जिससे कार्बन एमिशन रिडक्शन में हेल्प मिलेगी, और ये कानून जो है 1 जुलाई 2023 से अस्तित्व में आ चुका है। आंसर सही हो जाएगा सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का सदस्य बन गया है? ये जो CPTPP फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था इन कंट्रीज के बीच, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, जो पैसिफिक ओशियन कंट्रीज हैं। चिली में ये समझौता किया गया था मार्च 2018 में। इसका पहला स्टेट जो बन गया है, स्टेट जो कह सकते हैं मेंबर, ये बना है यूके, ऑप्शन नंबर बी। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए जो है कॉम्प्रिहेंसिव और प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट है, उसको साइन करने वाला पहला मेंबर स्टेट बन गया है यूके। आगे है 29 जनवरी 2023 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अल मिन्हाद जो जगह है वहाँ पे और उसके आसपास के क्षेत्र को नाम दे दिया था हिंद शहर। ठीक है, हिंद सिटी नाम दिया गया था, तो ये सही है। इसके बाद है कि 31 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा उनका एक राजकीय गीत जारी किया गया था, महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा, तो ये सही है। आंसर सही हो जाएगा सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत तपेदिक यानी टीबी के मामलों की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए एक राष्ट्र स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। सही। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल जो है हरियाणा में, इसने इंडिया का पहला क्लोन्ड फीमेल काफ यहाँ पे लॉन्च किया था गिर प्रजाति का, जिसका नाम रखा गया था गंगा। भारत का प्रथम क्लोन्ड मादा शावक ये जो है मतलब गाय का बछड़ा ये तैयार किया गया था गिर प्रजाति का, इसका नाम रखा गया था गंगा। महाराष्ट्र पुलिस के जो IG हैं कृष्ण प्रकाश, ये पहले ऐसे पर्सन बन गए हैं जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स के बीच स्विम किया था। जनरली लोग इसका उल्टा करते हैं, एलिफेंटा केव्स से गेटवे ऑफ इंडिया स्विम करते हैं, इन्होंने धारा के विपरीत स्विम किया था और ऐसा करने वाले पहले पर्सन बने थे। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें आपका डी, सारे कथन यहाँ पे सही है, डी। आगे 19 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एक साथी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने के लिए गुणवत्ता बीज की पहचान करने के लिए जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ये साथी ऐप लॉन्च किया था, ऑप्शन नंबर बी। कपास उत्पादन को लेकर आंकड़ा आया था कि वित्त वर्ष 2022 में भारत से कपास का सर्वाधिक निर्यात बांग्लादेश को हुआ था। सही। भारत से कपास का सर्वाधिक निर्यात बांग्लादेश के बाद चाइना को और फिर वियतनाम में हुआ था, ये भी सही। आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। अगला है फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को नाटो का नवीनतम सदस्य बन गया। फिनलैंड नाटो का कौन से नंबर का सदस्य बना है? नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। भारत में 2 प्रमुख जो पशु संरक्षण प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, इनके फंड को अब मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, इनको कॉमन फंड बना दिया गया है। ऑप्शन तो इसका पहला कथन सही है। इसके बाद US के नाटो एम्बेसडर जूलियन स्मिथ ने प्रपोज किया था कि इंडिया भी चाहे तो नाटो का पार्ट बन सकता है, नाटो को ज्वाइन कर सकता है। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कभी कभी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अमेरिकी नाटो राजदूत जूलियन स्मिथ ने कहा था कि भारत चाहे तो नाटो में शामिल हो सकता है, डायलॉग पार्टनर बन सकता है। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश से कुछ प्रोडक्ट्स को GI टैग अप्रूव हुआ है, जैसे बनारस का पान, मतलब वाराणसी का पान, बनारस का लंगड़ा आम वाराणसी से, रामनगर भाटा ब्रिंजल और चंदौली की अदम चीनी चावल को 7 अदर प्रोडक्ट्स को यहाँ पे GI सर्टिफिकेशन मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काला आजार को 2023 तक एलिमिनेट करने का टारगेट निर्धारित किया है, ये भी सही है। आंसर इसमें सही हो जाएगा सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने गैस मूल्य निर्धारण पर किस पैनल के सुझावों को स्वीकार कर दिया है? तो गैस पर, पेट्रोल पर जनरली एक ही पैनल बनता है। अगर कीमतों की बात की जाए किरीट पारिक कमेटी बनती है, ऑप्शन नंबर ए। लद्दाख की लकड़ी पर नक्काशी कला यानी कि वुड कार्विंग को GI टैग अभी मिला है, सही। मुंबई का वाशी कोर्ट देश का पहला ऐसा अदालत बन गया है जहां पर सभी कार्य अब डिजिटल माध्यम से होंगे, ये भी सही है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे है अप्रैल 2023 में वैश्विक स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया था?
मार्च महीने की आखिरी तारीख को WHO ने अजरबैजान को, तजिकिस्तान को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए। चुनाव चुनाव आयोग ने अभी राष्ट्रीय पार्टी के स्टेटस को रिव्यू किया था, तो अब भारत में 9 नहीं, अब 6 राष्ट्रीय पार्टियां बची हैं। 3 जो पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस प्राप्त था उनसे छिन चुका है। लेटेस्ट पार्टी जो इस क्लब में शामिल हुई है वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का नेशनल पार्टी का स्टेटस बना हुआ है। जिन पार्टी का स्टेटस छिना है वो नेशनल पार्टी अब नहीं है, वो है एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये 3 पार्टीज अब स्टेट पार्टीज है, नेशनल पार्टीज नहीं है। सही। और 6 टोटल पार्टीज हैं, हमने आपको बताया कौन कौन सी उनके नाम लिखे गए हैं। लेटेस्ट आम आदमी पार्टी है, तो आंसर सही हो जाएगा। सारे कथन यहाँ पे सही है, डी। अप्रैल 2023 में कौन सा राज्य अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बना है? ये बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। भारत की सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC द्वारा रैपिडेक्स नाम दिया गया है। रैपिडेक्स ये इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विसेज होगी। इसको NCR में चलाया जाएगा। NCR के विभिन्न हिस्सों को कनेक्ट करने का काम करेगा, तो इसको रैपिडेक्स नाम दे दिया गया है। सही। और अप्रैल 2023 में गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। किन 2 राज्यों की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को PM मोदी जी ने अप्रैल से हरी झंडी दिखाई थी? तो केरल में और राजस्थान में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई हैं अप्रैल मंथ 2023 में। आंसर सही हो जाएगा सी। आगे है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी कि विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण होगा। सही। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने साइन बोर्ड यहाँ पे पुटअप किया था। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया अपमाड़ा गांव है, उत्तराखंड का, लास्ट नहीं है। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। अप्रैल 2023 में किस राज्य सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन पारित कर दिया है? बहुत सारे रेजिस्टेंस के बीच तमिलनाडु ने जो है अभी अमेंड किया है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को। अगला सवाल है, इसमें गलत कथन चुनना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूरे देश में 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाकर करीब 10,000 किलोमीटर के हाईवेज को डिजिटल हाईवेज में ट्रांसफॉर्म करने का लक्ष्य रखा है। सही। 24 अप्रैल को यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है डिस्कवरी कैंपस का इनॉग्रेशन किया, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज और कोस्ट, जो कि है चेन्नई में, वहाँ पे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सही हो जाएगा डी। कोई भी कथन गलत नहीं है, डी। 400 साल पुराना जो डैनिश किला है वो उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। कहाँ पे? तो इसका आंसर सरल था, जहाँ पे डेन्स आए थे व्यापार करने, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए। गलत कथन का चयन करना है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। सही। इसके बाद है कि कराईकल पोर्ट पुडुचेरी के कराईकल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और हर मौसम में उपयोग किया जा सकने वाला एक डीप वाटर पोर्ट है, यानी कि गहरे पानी का बंदरगाह है। सही। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इनकरेक्ट कोई नहीं है। आंसर सही हो जाएगा डी। जो पोर्ट के टाइप हैं कई बार पूछ लेते हैं, कौन सा डीप वाटर पोर्ट है, कौन सा जो लैंड लॉक्ड पोर्ट है, ये सब हमने आपको ज्योग्राफी पे कराया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड को कितने का योगदान देकर सोमालिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? कितना दान दिया है भारत ने यहाँ पे? भारत ने $2 मिलियन का यहाँ पे दान दिया है सोमालिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। अप्रैल मंथ 2023 में जम्मू विश्वविद्यालय में भारत के संविधान का डोगरी संस्करण का पहला वर्जन किसने लॉन्च किया है? पहली बार मतलब डोगरी वर्जन जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो जारी किया गया जम्मू यूनिवर्सिटी में, किसके द्वारा? किरण रिजिजू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, किरण रिजिजू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना के बारे में क्या सही है? व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत यूक्रेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आने वाले महीने में स्थापित होने वाला है। सही। ये चैम्बर यूक्रेन सरकार की मदद से बुनियादी संरचना और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश और सहयोग के अवसर को बढ़ाने के लिए काम करेगा। सही। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, क्योंकि जनरली पूरे प्रकरण में देखा गया है कि भारत ने एब्स्टिनेंस दिखाया है, ना वो रशिया की तरफ दिख रहे हैं ना यूक्रेन की तरफ। तो यूक्रेन के साथ ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्टैब्लिश करने के बारे में जो न्यूज़ आई थी जरूरी है। रेलवे मंत्रालय ने कब तक कहा है कि वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों को शुरू किया जाएगा? वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी दिसंबर 2023 से। आंसर सही हो जाएगा ए। भारत की भागीदारी और वित्त पोषण की मदद से मंगोलिया में पहली तेल रिफाइनरी का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, स्विट्जरलैंड इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है और ऐसा करने वाला पहला देश बन सकता है। सही। अभी तक लगाया नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस अमृतसर और गैटविक एयरपोर्ट इंग्लैंड के बीच शुरू की है। सही।
इसके बाद है कि नेपाल फाउंडिंग मेंबर बना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। कोई भी कथन इनकरेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट ही पूछा है, तो तीनों करेक्ट हैं, तो आंसर सही हो जाएगा डी। मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। श्रीलंका पहला एशियाई देश बनने जा रहा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गवर्नेंस डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज के अंतर्गत रखा जाएगा, सही। इसके बाद यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अमेरिका दुनिया भर में 100 मिलियन कोविड केसेस को दर्ज करने वाला पहला राष्ट्र है, ये भी सही। आंसर सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। India has proposed to develop a G20 park in which city to symbolize togetherness on the path of development। विकास के पथ पर एकजुटता के प्रतीक के रूप में G20 पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? G20 पार्क स्थापित किया जाएगा न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश बच्चों के लिए तैयार की गई मलेरिया की वैक्सीन R21 को मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र बन गया है? तो ये अफ्रीकन कंट्री है घाना, ऑप्शन नंबर सी, घाना। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के अनुसार H3N8 बर्ड फ्लू से एक मानव की मृत्यु हुई है और इस प्रकार दुनिया में पहली मृत्यु हुई है H3N8 वायरस से। ये कहाँ पे मृत्यु दर्ज की गई है? चाइना में, ऑप्शन नंबर ए, चाइना। आगे है, अप्रैल 2023 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की थी, जिसको कार्टोग्राफिक एग्रेशन कहा जाता है? 11 क्षेत्रों के नाम उन्होंने अपने मैप में दिखा दिए थे और अपने हिसाब से नामकरण कर दिया। निम्नलिखित में से दुनिया का प्रथम देश ऐसा कौन सा है जिसने अपने अस्पतालों में एनेस्थेटिक डिस्फ्लुरेन का उपयोग बंद कर दिया है क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है? तो ये बैन किया है डिस्फ्लुरेन को स्कॉटलैंड ने, ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटलैंड। निम्नलिखित में से किस देश को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु वर्ष 2022 से 26 की साइकिल के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है? इंडिया को चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया को, बी। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फीचर रशियन फिल्म द चैलेंज के निर्माताओं ने अपना ट्रेलर जारी कर दिया है। टॉम क्रूज भी बना रहे थे लेकिन उनकी बन नहीं पाई है। ट्रेलर सबसे पहले रशिया ने जारी किया है। और जून 2023 तक भारत का पहला 5G सक्षम इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है एम्स दिल्ली, ये भी सही है। इंग्लैंड वर्ष 2025 तक हेपेटाइटिस सी को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है, ये भी सही है। आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन सही हैं, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे डी।